प्रिय मित्रों, अग्रज बंधुओं, आज मैं भारतीय शिक्षा के इतिहास से उच्च शिक्षा आयोग लेकर आया हूं या डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग को लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा। यह बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए, बीएड के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए और साथ साथ एमएड के द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए और भविष्य के प्रतियोगी परीक्षा जो होने वाली है यूजीसी नेट और साथ साथ हायर एजुकेशन की जो परीक्षा होगी, खास करके पीजीटी और हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा का जो परीक्षा होगा उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं उच्च शिक्षा आयोग या डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। ध्यान देने की बात है, इस आयोग के 3 नाम हैं। पहला उच्च शिक्षा आयोग, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन या एस राधाकृष्णन आयोग और तीसरा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। जब देश आज़ाद हुआ या आज़ादी के बाद से, जब देश आज़ाद हुआ उसके आज़ादी के बाद से इस देश में यह महसूस किया जाने लगा कि अब देश चूँकि आज़ाद हो चुका है और आज़ादी के बाद इस देश में एक ऐसे आयोग का गठन किया जाना चाहिए या एक ऐसे आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो कहीं न कहीं अब बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात करा। और इसी क्रम में जो सबसे पहले जो नाम आया वह आया उच्च शिक्षा आयोग का। चूँकि 2 ऐसे विचारें थीं, खास करके 2 ऐसे उस टाइम जो आयोग के रूप में या जो संस्तुति करने के रूप में जो समितियां कार्य कर रही थी, एक तो अंतर विश्वविद्यालय परिषद और दूसरा जो नाम है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद। इन दोनों ने कहा कि भारत के उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की अति आवश्यकता है। और इसी के क्रम में क्योंकि इन्होंने सरकार से भी मांग किया कि चूंकि देश स्वतंत्र हो चुका है, स्वतंत्रता के बाद से उच्च शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है और इसके लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और इसी के क्रम में भारत सरकार ने 4 नवंबर 1948 को एक आयोग का गठन किया, जिस आयोग का नाम उच्च शिक्षा आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग रखा गया। इस आयोग के एक अध्यक्ष, 8 सदस्य और 1 सचिव रखे गए। इस आयोग में आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय को रखा गया, जो उस टाइम ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड में धर्म और नीतिशास्त्र के प्रोफेसर थे। 8 सदस्यों को भी रखा गया और साथ साथ 1 सचिव जो लखनऊ विश्वविद्यालय, निर्मल कुमार सिद्धांत, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर थे। इन लोगों को मिला करके इस आयोग का गठन किया गया, अर्थात यह आयोग बनाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 8 सदस्य और 1 सचिव को मिलाकर इस आयोग का गठन किया गया। आयोग के जांच के विषय भी निर्धारित किए गए, अर्थात आयोग के जांच के जो विषय थे, विश्वविद्यालय शिक्षा में अनुसंधान की जांच करना, विधान नियंत्रण कार्य क्षेत्र की जांच करना, शिक्षण एवं परीक्षा की जांच करना, पाठ्यक्रम प्रवेश के मानक की जांच करना, शिक्षण के माध्यम की जांच करना, भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषा और दर्शन की जांच करना, साथ साथ क्षेत्रीय अथवा अन्य आधार पर विश्वविद्यालय शिक्षा की क्या आवश्यकता उसकी जांच करना, उच्च शिक्षा में अनुसंधान के बारे में संस्तुति देना, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में कि विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा क्या स्वरूप होगा, अध्यापकों की योग्यता, सेवा शर्त आदि के संदर्भ में अपना सुझाव देना, साथ साथ छात्र अनुशासन के संदर्भ में, अखिल भारतीय स्तर पर संस्थाओं की समस्याओं के संदर्भ में सुझाव देना। अर्थात ये कुछ ऐसे विषय थे जिस विषय के संदर्भ में आयोग को सुझाव देना था। आयोग का जब गठन हुआ था तो वह समय था, अर्थात उस समय 4 नवंबर 1948 का था। आयोग ने लगभग 1 वर्ष का समय लिया और 1 वर्ष के बाद 1 वर्षों के उपरांत 25 अगस्त 1949 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को सौंप दिया और उस प्रतिवेदन के माध्यम से भारत सरकार को यह बताने का प्रयास किया कि वास्तव में कहां कहां क्या क्या हम सिफारिशें, क्या क्या सुधार हम उच्च शिक्षा व्यवस्था में कर सकते हैं। अर्थात आयोग की जो प्रमुख संस्तुतियां थी वो निम्न प्रकार थी। सबसे पहले जो संस्तुतियों की बात आई उसमें उच्च शिक्षा के उद्देश्य की बात आई। चूंकि देश स्वतंत्र हो चुका है इसलिए आयोग ने सबसे पहले उच्च शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में अपना सुझाव दिया और आयोग ने कहा चूंकि देश स्वतंत्र हो चुका है इसलिए स्वतंत्र भारत में प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले योग्य लोगों की आवश्यकता होगी और इसलिए शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो प्रत्येक क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर सके, प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व अच्छे प्रकार से कर सके, चरित्रवान व्यक्ति हों, साथ साथ मूल्यों की रक्षा कर सके, सांस्कृतिक रूप से योग्य लोगों का निर्माण करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद से शिक्षा के उद्देश्य के बाद से अध्यापक कल्याण के कार्यक्रमों की बात आयोग ने कहा। आयोग ने कहा चूंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और अध्यापक की सबसे अधिक भूमिका है इसलिए अध्यापक की स्थिति में भी सुधार किया जाना चाहिए। उनके वेतन में, उनकी सेवा शर्तों में, उनके लिए जीवन बीमा की व्यवस्था की जानी, उनके लिए आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात उनके लिए
पीएफ की व्यवस्था की जाए, इन सारी चीज़ों में सुधार करने की अति आवश्यकता। उसके बाद उच्च शिक्षा का स्तर, आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा का स्तर चूंकि बहुत ही निम्न हो गया, इसलिए उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने की सबसे अधिक आवश्यकता। और इसके संदर्भ में आयोग ने सबसे पहले कहा कि उन्हीं विद्यार्थियों का दाखिला उच्च शिक्षा में हो जो 12 वर्ष का उससे पहले की शिक्षा ग्रहण कर चुका हो, अर्थात 12 वर्ष के पहले की शिक्षा ग्रहण किए हुए विद्यार्थी ही उच्च शिक्षा या विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के योग्य होंगे। साथ साथ अन्य जो उच्च शिक्षा के स्तर में गिरावट हुआ है उसमें भी सुधार करने की अति आवश्यकता है। उसके बाद से आया स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान। आयोग ने कहा स्नातकोत्तर शिक्षा की भी व्यवस्था विश्वविद्यालयों में की जानी चाहिए, वह एक अखिल भारतीय और अनुसंधान की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। वह उसके लिए क्राइटेरिया होगा कि अखिल भारतीय स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया जाए, उस परीक्षा से सफल विद्यार्थियों का ही दाखिला स्नातकोत्तर स्तर पर होगा और साथ साथ अनुसंधान के लिए भी उनका दाखिला किया जाएगा। उसके बाद आयोग ने शिक्षा के माध्यम के संदर्भ में अपनी संस्तुति दी। आयोग ने कहा कि शिक्षा के माध्यम के रूप में कहीं न कहीं जो पहले से विदेश से जो शब्दावली लिए गए हैं या जो भी शब्दावली पहले से बने हुए हैं उसको तो यथावत हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ साथ माध्यम के रूप में हमें भारतीय भाषा की तलाश, अंग्रेजी के स्थान पर किसी भारतीय भाषा की तलाश करनी चाहिए। उसके अलावा त्रिभाषा सूत्र में क्षेत्रीय भाषा और संघ की भाषा और अंग्रेजी को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। उसके बाद से परीक्षा प्रणाली, आयोग ने कहा कि चूंकि निबंधात्मक परीक्षा से हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते हैं, इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए, अर्थात परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। परीक्षा प्रणाली में सुधार के क्रम में वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली का आयोजन किया ही जाना चाहिए। उसके बाद आयोग ने धार्मिक शिक्षा के संबंध, परीक्षा प्रणाली के संदर्भ के बाद धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में भी अपने सुझाव दिया। आयोग ने कहा किसी धर्म विशेष की शिक्षा किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं दी जाएगी, लेकिन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों के महापुरुषों के संदर्भ में, उनके जीवनियों के संदर्भ में शिक्षा दिया जाएगा, जिससे लोग सभी धर्मों का आदर, विद्यार्थी सभी धर्मों का आदर कर सके। उसके अलावा छात्र कल्याण के कार्यक्रम का भी के संदर्भ में भी आयोग ने अपने सुझाव दिया। आयोग ने कहा छात्र कल्याण के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाना चाहिए या छात्र कल्याण के क्रम में छात्रों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए, तभी जाके कहीं न कहीं छात्रों के लिए, छात्रों की स्थिति में भी सुधार आएगा, गरीब से गरीब माता पिता के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। ग्रामीण विश्वविद्यालय, आयोग ने कहा भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि की प्रधानता के कारण या गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए गांव में विश्वविद्यालय बनाए जाने चाहिए, ग्रामीण विश्वविद्यालय बनाए जाने चाहिए, जिसमें तकनीकी की पढ़ाई, कृषि अभियंत्रण की पढ़ाई, अन्य चीज़ों की पढ़ाई की जाएगी, अर्थात ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जानी चाहिए। उसके अलावा संविधान और नियंत्रण की बात, आयोग ने संविधान और नियंत्रण के, उच्च शिक्षा के संविधान और नियंत्रण के संदर्भ में भी अपना सुझाव दिया। आयोग ने कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार तभी हो सकता है जब उसके लिए अलग से एक व्यवस्था का सूत्रपात किया जाए या एक व्यवस्था अलग से बनाया जाए। इसके अलावा अर्थव्यवस्था, अर्थात कैसे विश्वविद्यालय चलेंगे, उनके लिए धन की व्यवस्था क्या होगी, कैसे होगी। आयोग ने कहा कि शिक्षा को समवर्ती सूची में रख दिया जाए, उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए और साथ साथ सरकारें या सरकारों के द्वारा धन की व्यवस्था उच्च शिक्षा के संचालन के लिए अधिक से अधिक अनुदान देकर सरकारें इस शिक्षा को संचालित कर सकती हैं। उसके बाद नारी शिक्षा, आयोग ने कहा, अपने संस्तुति क्रम में आयोग ने कहा कि स्त्रियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके लिए गृह अर्थशास्त्र, गृह ललित कला और साथ साथ कताई बुनाई अन्य विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए। अर्थात उच्च शिक्षा आयोग ने स्वतंत्र भारत में शिक्षा व्यवस्था के सुधार के क्रम में अपनी अनेक संस्तुतियाँ दी, जो कारगर संस्तुतियाँ थीं। अगर आयोग की संपूर्ण संस्तुतियों को लागू कर दिया गया होता तो भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में पूर्णतया सुधार हो गया होता, लेकिन कुछ कारणवश और कुछ परिस्थितियां बस आयोग की संपूर्ण संस्तुतियों को लागू नहीं किया जा सका। लेकिन फिर भी आयोग की जिन भी संस्तुतियों को लागू किया गया, उन संस्तुतियों के आधार पर ही आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था कुछ परिवर्तनों के हिसाब से संचालित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।